गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। आज मैं आपको गद्य भाग से फर्स्ट चैप्टर कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। डायरी का एक पन्ना। इस कहानी के लेखक होते सीताराम केसरिया, जिन्होंने 26 जनवरी 1931 यानी स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी का वर्णन किया है। यह कहानी खास करके कलकत्ता शहर का है। यूँ तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, किंतु यह कहानी जब लिखी गई थी 26 जनवरी 1931 को, उस वर्ष कलकत्ता के वासियों ने जोर शोर से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की और अंग्रेज़ों के लाख पहरे के बावजूद भी घर घर में पूरे शहर को सजाया गया था और घर घर झंडा फहराया गया था। यह दिन एक खास दिन था जिसको कि डायरी का एक पन्ना में लिखा गया था। इसी कारण इस कहानी का शीर्षक बताया जा रहा था गया है डायरी का एक पन्ना। कहानी कुछ इस प्रकार है। आज का दिन तो अमर दिन है। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी 26 जनवरी 1931 ईस्वी को के दिन को अमर दिन कहा गया है, क्योंकि स्वतंत्रता 1947 के पहले यही दिन था जिस दिन के भारतवासी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोहराना। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। 1931 के पहले जो था, लोग साधारण रूप से इसकी तैयारी की थी, किंतु इस वर्ष बहुत ज़्यादा चढ़ कर लोगों ने तैयारी किया था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, यानी भारतवासी हर काम को अपना समझता था और जोर शोर से इसकी तैयारी करने में लगा हुआ था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाया गया था जैसे कि मानो कि भारत को स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई है, यानी कलकत्ता को इतना अच्छा से सजाया कभी नहीं गया था जैसा कि 1931 को सजाया गया था। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त दे प्रदर्शन कर रही थी, यानी अंग्रेज सरकार की गाड़ियां जो है सब जगह घूम रही थी। पुलिस पहरा दे रहा था। पुलिस के गोरखे था, सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। लाड़ियां गाड़ियां को कहा गया है। शहर में गाड़ियां घुमाई जा रही थी। घुड़सवार का प्रबंध था कि कहीं भी कोई भारतवासी झंडा जुलूस ना निकाल सके और झंडा ना फहरा सके। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। किस काम में? कि झंडोत्तोलन के काम को रोका जाए। बड़े बड़े पार्क था, मैदान को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। लेकिन भारतवासी जो है अपने आपस में प्लान बना चुका था कि 4:20 पर मोन्यूमेंट के मैदान में, कलकत्ता में एक मैदान होता है जिसको मोन्यूमेंट का मैदान कहा गया, वहाँ सभा होने वाली थी। और उस जगह को तो इस बात का पता पुलिस को चल गया था कि शाम को वहाँ सभा होने वाली है, भारतवासी झंडा फहराएंगे। और इस कारण से अंग्रेज का पुलिस जो है सुबह से ही मोन्यूमेंट के मैदान को घेर रखा था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क, ये सारी जगह कलकत्ता का होता। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेसी कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके क्योंकि वहाँ पुलिस का पहरा था। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई। 2-4 आदमियों का सिर फट गया। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सी लड़कियाँ थीं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मरवाड़ी बालिका विद्यालय में लड़कियों ने 11 बजे झंडोत्सव मनाया। इसके अग्रणी नेता थे जानकी देवी, मदालसा आदि। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। ये जो जानकी देवी और मदालसा थी उस के लीडर, उन्होंने लड़कियों को समझाया कि इस झंडे को फहराने का क्या उद्देश्य है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह, लेखक कहता है कि मैं जब कलकत्ता में 31 तारीख को घूम कर देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था कलकत्ता। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमी को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। 2 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था इस दिवस के अवसर पर। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। इस लाइन को अंडरलाइन करके आप लोग याद करोगे। जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज अपनी तैयारियों में
लगा था। ये दिन अमर इसलिए था कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी इस कार्य में चढ़ बढ़ कर भाग ले रही थी। स्त्रियां भी कहीं पीछे नहीं रही थी। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। यानी पुलिस सुबह से घेर रखा था, लेकिन 1 बजे तक कोई कलकत्ता वासी मोन्यूमेंट मैदान नहीं पहुंचा। पुलिस धीरे धीरे वहां से हटने लगा था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद अब पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमी की भीड़ होने लगी। लोग टोली बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात यह निराली थी, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक कितनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यानी अंग्रेज जब से कानून बनाया था तब से अभी के पहले तक कोई इस तरह से कानून को तोड़ नहीं पाया था। लेकिन आज तो वह भारतवासी कलकत्ता वासी ने ऐसा कर दिखाया था जिसको कि ओपन लड़ाई कहा गया। खुला चैलेंज देकर के पुलिस कमिश्नर को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कोई सभा नहीं हो सकती है। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दी गई कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। उधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा नहीं की गई थी। और ऐसा चैलेंज देने के बाद 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। अंग्रेज पुलिस उन्हें रोका। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सका और मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू की। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू को लाठियां भी पड़ी। फिर भी सुभाष बाबू वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते गए और ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। उन्होंने लाठी की परवाह नहीं की और आगे बढ़ते चले गए मोन्यूमेंट के मैदान के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना दूर में पढ़ाई। अगला पेज में अगले दिन पढ़ाऊँगी। इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ोगे और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होगा जिसको कि अंडरलाइन कर लोगे। थैंक यू।